अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 12 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। नाउ इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली अरेज को थोड़ा सा आगे लेके जाना है। लास्ट लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने अरेज को किस तरह से बनाया जाता है, उसको इनिशियलाइज और उसके ऊपर तमाम मेथड्स, इसके अलावा एक सॉर्टिंग देखी थी, लीनियर सॉर्टिंग नहीं सॉरी सर्च देखी थी, लीनियर सर्च देखी थी और उसकी एक दो एग्जांपल्स थी, वो तमाम चीज़ें देखी थी और काफ़ी बड़ा लेंथी लेक्चर हो गया था वो, है ना। तो आज भी उसी अरे के टॉपिक को आगे लेते हुए चलेंगे और हम यहाँ पर करेक्टर अरे बनाना सीखेंगे और करेक्टर अरे को इनिशियलाइज किस तरह किया जाता है, अरे कंपैरिजन किस तरह किए जाते हैं, मतलब कि दो अरे हों उनको कंपेयर कराना है। इसके अलावा अरे को सॉर्ट किस तरह किया जाता है कि रैंडम ऑर्डर में अगर आपको अरे के एलिमेंट दिए हो तो उनको तरतीब में किस तरह से लाना है, वो मेथड देखेंगे। सर्चिंग देखेंगे अरे के अंदर। एक सर्च हमने कल देखी थी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 11 में, जो कि थी लीनियर सर्च। आज हम जो सर्च देखने वाले हैं वो होगी बाइनरी सर्च। इसके अलावा फंक्शन और अरे को मिला के किस तरह से लिखा जाता है वो सब आम चीज़ें देखेंगे। एंड लास्ट में हम लोग मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में भी देखेंगे। तो ये भी हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो आपने एंड तक देखना है इसको, तो तभी आपको तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि करेक्टर अरे किस चीज़ को कहा जाता है। नाउ करेक्टर अरे बेसिकली हमारे पास जो हम पहले न्यूमेरिक अरे बनाते थे, अगर आप मेरे राइट साइड वाले डायग्राम को देखें तो ये वही पिक्चर है जो मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 11 में भी यूज़ की थी, जिसके अंदर हम लोग नंबर्स की एक एरे बना रहे थे और वहाँ पर हम लोग उसको कुछ ना कुछ स्टोर करा रहे थे। बट इसी तरह अगर हम करेक्टर्स की यानी कि स्ट्रिंग की कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होती है इनकी अरे बनाए तो उनको बोला जाता है करेक्टर अरे। करेक्टर अरे इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। इसमें क्या होंगे, करेक्टर्स होंगे जस्ट एज अ न्यूमेरिक अरे, जैसे कि ये न्यूमेरिक अरे बनाई थी लेक्चर नंबर 11 के बको। इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। अ टिपिकल यूज इज टू स्टोर अ शॉर्ट पीस ऑफ टेक्स्ट एज अ रो ऑफ करेक्टर इन करेक्टर वेक्टर। कहते हैं कि जहाँ हम पहले नंबर स्टोर कराते थे अरे में, वहाँ अगर हम लोग अल्फ़ाबेट्स स्टोर करा दें, करेक्टर स्टोर करा दें बेसिकली, तो वो होगी करेक्टर अरे। तो अगर लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर्स देखें तो उसमें देखें मैंने एक अरे ही बनाई है 0 to 9। इसके भी इंडेक्स वही है जो मैंने यहाँ पर नंबर वाले में दिए होते हैं। अब इसके अंदर देखें तो मैंने CHARACTER करेक्टर एक लिखा हुआ है और उसको मैंने हर अल्फ़ाबेट को अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर कराया हुआ है। तो इस तरह से करेक्टर अरे बना जाते हैं, सिंपल, और इसमें कोई फंडा नहीं है। और ये जो लास्ट में आपको एक नज़र आ रहा है ना, इंडेक्स नंबर 9 पर जहाँ लिखा हुआ है एंड ऑफ स्ट्रिंग और ये कुछ बैकस्लैश 0 लिखा हुआ है, तो ये बैकस्लैश 0 बेसिकली नल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है करेक्टर अरे में। बिकॉज कि जब हम इसको आइटरेट करवाते हैं, यानी कि हम इसको अगर इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट करा रहे हैं, तो जो लूप होता है उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने कहाँ तक जाके रुकना है। तो रोकने के लिए हम लोग यहाँ नल स्ट्रिंग लगाते हैं, जिसका जो ये इंडिकेट करता है बेसिकली कि आपकी जो करेक्टर अरे है वो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट है कि करेक्टर अरे को इनिशियलाइज किस तरह किया जाता है। लास्ट लेक्चर 11 में हम लोगों ने जो हमारी नॉर्मल अरे होती है उसको किस तरह इनिशियलाइज किया जाता है वो देखा था। तो उसकी वही एग्जांपल भी मैंने पहले नंबर पे लिखी हुई है कि इंट एज 10, और उसके बाद यहाँ पर सारे नंबर्स आते थे जो हम लोग लेक्चर 11 में देख के आ चुके हैं। बट करेक्टर अरे को किस तरह से हम लोगों ने इनिशियलाइज करना है वो देखना है हमने। तो करेक्टर अरे की मैंने ये नीचे वाली 3 एग्जांपल्स दी हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सबसे उसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि इनिशियलाइज करना आखिर किस तरह से है। तो जहाँ हम न्यूमेरिक अरे में इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करते थे, वहाँ हम लोग करेक्टर अरे में हम लोग कैर यानी कि CHAR जो कि डेटा टाइप करेक्टर की होती है वो हम यूज़ करेंगे। बाकी तमाम चीज़ें सेम, अरे का नेम भी एंड उसका साइज़ भी, और जो हमारे पास कर्ली ब्रेस है उसके अंदर हमारा डेटा। अब यहाँ डेटा देखें तो हमारे पास सिंगल कोट में मैंने हर एक करेक्टर लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो करेक्टर डेटा टाइप होती है उसके अंदर डाटा जो है वो सिंगल कोट में ही स्टोर किया जाता है, राइट। तो वो तमाम चीज़ें उसको उसके सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमने लिखना है। तो मैंने इमरान एक वर्ड है उसकी करेक्टर्स जो है वो मैंने इस तरह से स्टोर करा दी। ये तो है एक तरीका। बट दूसरा तरीका इसमें क्या है, दूसरा तरीका सिंपल इसमें यह है कि आप इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अगर आपने अरे करेक्टर अरे को अरे की शक्ल में बना के देना है, इनिशियलाइज करना है, तो आपको करली ब्रेसेस और उसके अंदर सिंगल कोट में हर एक करेक्टर लिखना होगा। बट अगर आप इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग भी देते हैं तब भी एक अरे ऑफ करेक्टर ही शो होगी, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो करेक्टर ऑफ अरेज ही होती हैं, राइट। तो यहाँ पर देखें तो स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग सिंटैक्स आपको डबल कोट्स में लिखना होगा इमरान, तो मैंने वो डबल कोट्स में लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डी स्ट्रक्चर कर लेगा बेसिकली और इसके IMRAN को अलग-अलग कर लेगा, तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे ऑब्वियसली।
थर्ड नंबर पे है हमारे पास कि हम लोग करेक्टर अरे जो है उसको बगैर साइज़ के भी बना सकते हैं। मान लो इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, करेक्टर्स हैं, मुझे उसका साइज़ नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली उसको उसका जो साइज़ वाला ब्लॉक है उसको खाली छोड़ दूंगा। तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। अच्छा, यहाँ एक बात ये याद रखनी है, आपके नोट्स में भी लिखी हुई है, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, लिखा होगा ये बात कि जितने भी करेक्टर्स आपके होंगे उसमें से अगर स्पेस आ जाए, जैसे हेलो वर्ल्ड के दरमियान स्पेस आ रही है, तो ये जो स्पेस है ये भी एक करेक्टर काउंट होती है। तो ये नहीं कहना कि ये जो स्पेस है ये इग्नोर हो जाती है, नहीं, स्पेस भी एक करेक्टर काउंट होती है। और दूसरा, हेलो वर्ल्ड जहाँ तक ख़त्म हो रहा है, वर्ल्ड का डी जहाँ ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक नल करेक्टर भी ऐड कर देगा। नल करेक्टर कौन सा, ये जो हमने ये पिछली स्लाइड में देखा, \0, तो ये ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड के लास्ट में ऐड हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास खसूसियत है करेक्टर अरे की, वो ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर देता है ताकि पता लग जाए कहाँ पर हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रही है। उसके बाद आ जाए अरे कंपैरिजन। नो, अरे कंपैरिजन क्या कहते हैं, अरे कंपैरिजन बेसिकली ये होता है कि आपने दो अरे को कंपेयर करना है। अब कंपेयर किस तरह से करेंगे, बेसिकली कि वो हमारे पास इक्वल है या नहीं है। मान लो एक मेरे पास अरे है, उसके अंदर करेक्टर इमरान लिखा हुआ है जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, और मान लो दूसरी भी अरे है, उसके अंदर भी एक करेक्टर इमरान ही लिखा हुआ है, तो जब मैं उसको कंपेयर करूंगा तो क्या वो सेम होंगी? ऑब्वियसली हाँ जी होंगी, क्योंकि उसके अंदर भी सेम वर्ड है, उसके अंदर भी सेम वर्ड है। बट अगर कोई अरे को कंपेयर करूँ वो सेम ना हो, वो कौन सी सूरत हाल हो सकती है? सबसे पहले तो अगर उसका साइज जो है वो सेम नहीं होगा। मान लो एक अरे है उसके करेक्टर है 5, दूसरी अरे है उसके करेक्टर हैं 6, तो क्या 5 वाला 6 वाले के इक्वल होगा? नहीं, ऑब्वियसली वो अरे जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो यही इसी को कंपैरिजन बोला जाता है। एक छोटा सा प्रोग्राम है, लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम टेक 2 अरे ऑफ 5 इंटीजर। ये दिस का मतलब वो आपके उसमें लिखा हुआ था नोट्स में, तो वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो कहता है कि द प्रोग्राम टेक्स 2 अरे ऑफ 5 इंटीजर फ्रॉम यूज़र, के आपने 5 इंटीजर यूज़र से इनपुट करवाने हैं और उसके बाद उसको डिस्प्ले भी करवाना है, राइट। एंड आफ्टर कंपेयरिंग देम डिस्प्ले द रिजल्ट, और जो 5 इंटीजर्स की आपने यूज़र से अरे ली है उसको आपने कंपेयर करा के ये बताना है कि क्या वो दोनों अरे आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इसका प्रोग्राम जल्दी से बनाते हैं, उसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पर आते हैं हमने एक न्यू फाइल मैंने बना ली है, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये फाइल बनाना सारी चीज़ें दिखाई थी। ये वाला एक्सप्लोरर बटन होता है Ctrl+Shift+E, इसके ज़रिए आप लोग यहाँ क्लिक करके न्यू फाइल बना सकते हैं, यहाँ क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हैं, और यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपल अपना प्रोग्राम बनाना है, तो वो किस तरह बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि 5 इंटीजर्स को अरे में स्टोर कराए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इंटीजर अरे भी बना लेता हूँ, और उसका साइज़ जो है वो मैं 5 रख लेता हूँ, ठीक है। और बेसिकली यहाँ मुझे 2 अरे बनानी है, और दोनों में ही इनपुट कराना है ना डाटा। तो मैं 2 अरे बनाऊंगा, एक ARR1 के नाम से और एक ARR2 के नाम से बनाऊंगा। तो इन दोनों का साइज़ ऑब्वियसली उसने बता दिया कि 5 होना चाहिए, तो हम वैसे ही रखेंगे। उसके बाद हमने एक फॉर लूप बनाएंगे, और इसके अंदर जो है बारी बारी हम लोग दोनों के अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट करवा देंगे। तो इंसर्ट किस तरह करवाएंगे? डाटा सी इन लिखेंगे, और सी इन लिखने के बाद हम लोग ARR1 के अंदर डाटा को है वो स्टोर करा देंगे जो भी यूज़र एंटर करेगा, और सिमिलरली हम लोग ARR2 में भी एंटर करा देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट लगाऊंगा, और उसके अंदर लिखूंगा एंटर दी वैल्यू ऑफ अरे 1, और उसके आगे एक एंडर लगा दूंगा ताकि ये थोड़ा सा अच्छा मुझे दिखाई देने को मिले। एंड नेक्स्ट जो है बिल्कुल इसी तरह, ये देखो यहाँ से बस कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको नीचे पेस्ट करो, और जहाँ मैंने अरे 1 लिखा था वहाँ मैं अरे 2 लिख दूँगा, ठीक है। और जहाँ मैंने यहाँ पर भी अरे 1 लिखा था वहाँ भी अरे 2 लिख दूँगा। अब यहाँ से लेके ऊपर वाली सी आउट से लेके यहाँ तक मैंने क्या किया, दोनों अरे में अपने 5 एलिमेंट जो है वो एंटर करवा लिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है कि क्या ये दोनों अरे जो है वो सेम है या नहीं है। तो वो किस तरह से चेक किया जाता है? अच्छा, चेक करने से पहले एक प्रोग्राम में था कि आपने डिस्प्ले भी कराना है कि आपके अरे में क्या कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पर सिंपल एक दोबारा से फॉर लूप लगा देते हैं, और उसके अंदर मैं सी आउट लिखूँगा, और उसके अंदर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, वैल्यूज़ ऑफ अरे 1। तो अरे 1 की जो जो वैल्यूज़ होंगी वो मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो वो किस तरह से मेरे को शो करानी है? तो उसको शो कराने के लिए सिंपल, अच्छा यहाँ सेमीकोलन,
तो उसको शो कराने के लिए सिंपल मुझे यहाँ पर अगेन एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। और उस फॉर लूप में मुझे इसको आई से स्टार्ट करा के दोबारा से 5 पे एंड कराना होगा। और कोड में सिंपल जहाँ मैंने सी इन लिखा था वहाँ सी आउट करा दूंगा। और अरे का जो जो भी मेरे एलिमेंट होंगे उनको मैं प्रिंट करवा दूंगा। जैसे ही यहाँ पर ये ख़त्म होगा तो यहाँ पर एक बैकस्लैश टी आएगा जो कि थोड़ा सा उसको लेआउट को शिफ्ट कर देगा। ये हो गया मेरे पास अरे 1 की वैल्यू। और जब मैं यहाँ से बाहर आऊँगा तो यहाँ एक और सी आउट लगाऊंगा और उसके अंदर सिर्फ एंडल आ जाएगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे मेरे पास मूव हो जाए। उसके बाद सिंपल मुझे यही इतना ही कोड अपना कॉपी करना है और उसको पेस्ट करा देना है अरे 2 के जगह, ठीक है, क्योंकि अरे 2 की भी तो वैल्यू प्रिंट करवानी है ना। तो यहाँ जहाँ मैंने 1 लिखा है वहाँ 2 कर देंगे और यहाँ भी जहाँ मैंने 1 लिखा है वहाँ 2 कर देंगे। तो इतना करने से देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट शो करा रहा है ये नहीं करा रहा। उसके बाद कंपैरिजन पे आते हैं। तो रन का बटन मैंने दबा दिया तो देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा चलता है या नहीं चलता। तो वो कह रहा है एंटर द वैल्यूज़ ऑफ अरे 1। तो अरे 1 के अंदर मान लो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5 आ गया। उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ अरे 2 तो मैं यहाँ पर 6 7 8 9 एंड 10 ये वैल्यू डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें तो मुझे दिखा रहा है वैल्यूज़ ऑफ अरे 1 इज़ 1 2 3 4 5 एंड वैल्यूज़ ऑफ अरे 2 इज़ 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब मेरा प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट तो ठीक ठीक ले रहा है। तो यहाँ टर्मिनल को हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को करवाना है कंपेयर और चेक करना है कि दोनों के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है या नहीं है। तो अगर तो उन दोनों के जो मेरे पास साइज़ हैं वो ही सेम ना हुए देन जो है वो हम कह सकते हैं कि दोनों अरे जो है वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने उनकी लेंथ चेक कर लेनी है कि क्या उन दोनों की लेंथ सही है या नहीं है। बट अगर हमारे इस केस में देखें तो हमें लेंथ को जो है वो कंपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारी दोनों जो अरेज हैं उनका साइज़ जो है वो 5 है। तो वो ऑलरेडी ही इक्वल है। तो अगर इन केस वो इक्वल ना भी हो तो वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो एक साइज़ ऑफ नाम से हमारे पास फंक्शन होता है। आप उसका गूगल थोड़ा सा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या किस तरह से वो वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्विक दिखा भी देता हूँ इंटरनेट पे कि वो किस तरह से आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली लाइन जो इंट ARR साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ARR और उसके इंडेक्स में 0 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग अरे की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये चीज़ हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमारी दोनों जो अरेज हैं वो ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है उसके सिर्फ एलिमेंट्स जो हैं वो उनको क्या करवाते हैं कंपैरिजन कराना है। तो यहाँ पर हम एक सी आउट करा सकते हैं और उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कंपेयरिंग अरे एलिमेंट। एक ये मैसेज प्रिंट करा देंगे और इस मैसेज में हम लोगों ने सिंपल करना क्या है कि एक फॉर लूप लगाना है और उस फॉर लूप में आई को 0 से स्टार्ट करा के कहाँ तक लेके जाना है 5 तक, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी साइज जो है 5 है। और अच्छा ये बात आपने समझने की है यहाँ पर कि एक फॉर लूप आपने लगाना है अरे नंबर 1 के लिए और एक लगाना है अरे नंबर 2 के लिए। तो ये देखो एक फॉर लूप मैंने लगा लिया, उसके अंदर मैं मज़ीद एक फॉर लूप लगा रहा हूँ और इसको मैं जो है यहाँ पर जे से स्टार्ट करा रहा हूँ और इसको भी 5 तक ही चलाऊँगा और इसके अंदर मैं अब अपना कोड लिखूँगा। तो ये 2 फॉर लूप लगते हैं, ये आपने याद रखना है। अब इसके अंदर मुझे सिंपल कंपैरिजन करवाना है। कंपैरिजन मुझे किस तरह करवाना है कि अगर मेरे पास जो अरे 1 है उसके ith का जो एलिमेंट है वो इक्वल टू है अरे का जो अरे 2 है उसके ith के एलिमेंट के, उसके jth के एलिमेंट के। तो किधर गया jth एलिमेंट के। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मेरे पास वो लूप चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो कुछ हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर ये मेरे पास इक्वल नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट उसका इक्वल टू नहीं होता तो वहीं पे वो क्या कर देगा, फ्लैग को 0 कर देगा। तो ये फ्लैग का कीवर्ड हम लोगों ने पढ़ चुके हैं लेक्चर 11 में, मैंने आपको करके दिखाया था कि ये फ्लैग को क्या कर देगा, फ्लैग को 0 कर देगा। या -1 भी करा सकते हैं, 0 भी करा सकते हैं। अब क्योंकि हमने फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाया नहीं है तो मैं यहाँ इसी के ऊपर ही बना रहा हूँ इंट फ्लैग और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ। 0 मीन्स उसके वो कंडीशन जो है वो फॉल्स है। अच्छा जी, ये अगर मेरे पास एक भी एलिमेंट उसका चेंज आ जाता है तो वो फ्लैग जो है मेरा 0 हो जाएगा और ब्रेक कर जाएगा प्रोग्राम। अगर मेरे तमाम के तमाम ये लूप चल जाता है
तमाम के तमाम मेरा लूप ये चल जाता है। देन मेरे पास क्या करेगा, फ्लैग की वैल्यू को कर देगा 1, और उसके बाद हम इस लूप के बाहर आएंगे। ये बेसिकली ये वाली लूप थी। ओके तो हम बेसिकली इस पूरी लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर फ्लैग मेरे पास ऑन है, तो अगर वो ऑन होगा तो वो मेरे पास क्या शो करा देगा, बोथ एरेज आर इक्वल। और इन केस अगर वो सेम नहीं होते तो मेरे पास तब भी एक मैसेज शो हो जाएगा, जिसके अंदर अब मेरे पास मैसेज शो होगा कि ये इक्वल नहीं है। तो ये बस इतना सही हमारे पास प्रोग्राम था। अब बस तो इसको कह नहीं सकते, खैर ये थोड़ा से अब हैवी प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, तो थोड़ी सी तवज्जो से बैठेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। इसको एक दफ़ा रन भी करके देख लेते हैं कि क्या हमने कोई गलती तो नहीं की। तो देखें, इस दफ़ा मेरे पास वो मुझसे ना अरे की वैल्यू मांग रहा है, तो मैं यहाँ सिंपल ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करता, 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यू दे देता हूँ, और दूसरी अरे में भी मैं यही वैल्यू दे रहा हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि क्या कंपैरिजन के केस में मेरे पास ये ठीक वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। तो देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ जो है मेरे पास सेम थी, तो उसने कंपेयर किया, कंपेयरिंग अरे एलिमेंट, और लिखा गया है मेरे पास बोथ अरेज आर इक्वल। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम तो है वो ठीक वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ मैं \n लिख रहा हूँ ताकि ये जो कंपैरिजन अरे है ये मेरे पास न्यू लाइन में आ जाए। क्लियर करते हैं, और अब हम केस जो है वो हम लोग वो वाला चलाएंगे जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ कंपेयर नहीं होंगी, यानी कि इक्वल नहीं होगी। 1 2 3 4 एंड 5 और 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो इसमें उसने मुझे दोनों अरे की एलिमेंट दी, कंपेयरिंग अरे एलिमेंट बोथ अरेज आर इक्वल। तो देखें यहाँ पर उसने ये वाला केस हैंडल नहीं किया। ठीक है जी, तो ये फ्लैग वाला हमारा एक मेरे ख्याल में मसला कर रहा था, तो ये फ्लैग हमने सेकंड लूप के बाहर लिखा हुआ था, वो उसको भी सेकंड लूप के अंदर ही लिखना था। इस प्रोग्राम को एक दफ़ा क्लियर करके मैं दोबारा से रन करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या हमारा इस दफ़ा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो अब देखिए मेरे पास कंपेयरिंग एलिमेंट बोथ अरेज आर नॉट इक्वल। तो अब हमारे पास ठीक आ रहा है हमारा प्रोग्राम। ओके, तो इस तरह से हमने इस केस को अपने हैंडल करना था। ये भी लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बस अगर आप लोग देख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए ही फ़ायदा है। बहरहाल मैं तो अपनी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मुकम्मल 100% समझाने की कोशिश करूँ। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है इनको रिमूव करते हैं, और आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है प्रोग्राम का तो आप वो ले लें। ओके, तो ये सारा प्रोग्राम है। अब ये एक ही तो उसमें स्क्रीनशॉट आ ही नहीं रहा, तो आप इसको ऐसे करें, नोट डाउन कर लें। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ इसको। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉर्टिंग का। नाउ सॉर्टिंग हमारे पास इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अरे, कि आपको अरे के अंदर रैंडम डेटा दिया गया है और आपको बोला जाता है कि आप इसको तरतीब में लिखें। नाउ तरतीब हमारे पास दो तरह की हो सकती है। एक, या वो आपसे कह सकते हैं कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दें, मीन्स के 1 2 3 4 5 6 इस तरह। दूसरा, वो आपसे कह सकते हैं कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दें, यानी कि 10 9 8 7 6 इस तरह से। तो इस एग्जांपल में देखें तो मेरे पास ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड है, यानी कि 2 पहले आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब नीचे वाली जो अरे देखें तो उसमें 1 2 3 4 एक तरतीब में लिखा आ रहा है, तो इसी को सॉर्टिंग कहते हैं। इसकी मेरे पास एक बहुत ही अच्छी एनिमेशन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं, 5 इंडेक्स है मेरे पास, टोटल 5 साइज़ की अरे है, और उसके अंदर कुछ रैंडम से एलिमेंट है। एक 29 है, 10 है, 14 है, 37 है और 14 है, और दोनों एलिमेंट सेम भी आ रहे हैं। देखो तमाम केसेस इसमें हैंडल हो रहे होंगे। देखो अब ये सॉर्ट करता किस तरह है, बेसिकली ये पता है सॉर्ट किस तरह करता है। ये सिंपल करता ये है कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है और 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है इनको आपस में कंपैरिजन करवाता है। और अभी हमने कंपैरिजन का बाय द वे प्रोग्राम भी देख लिया, तो ये यहाँ पर भी यूज़ होगा। तो कंपेयर कराएगा, देखेगा कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो आपको 29 और 10 में से बड़ी वैल्यू कौन सी लग रही है, 29 ऑब्वियसली। तो अगर इसको बड़ी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे मिली और छोटी वैल्यू राइट साइड पे मिली, तो वो उसको आपस में स्वैप करा देगा, यानी कि 10 जो है वो 29 की जगह पे आ जाएगा, 29 जो है वो 10 की जगह पे चला जाएगा। इसी तरह फिर आगे का कंपेयर करवाता जाएगा और सबसे ये होता जाएगा। अब इसकी मैं आपको 1 बाय 1 इसकी एनिमेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है
कि 29 और 10 जो है इसको आपस में कंपेयर कराना है। तो ये दोनों ग्रीन हो गए हैं, इसका मतलब इनका हम कंपैरिजन कराने लगे हैं। तो अगर तो मेरे पास ये दोनों आपस में छोटे होंगे तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे, अदरवाइज जो है वो कुछ भी नहीं होगा। 29 और 10 को कंपेयर करवाया, दोनों आपस में छोटे बड़े थे, यानी कि लेफ़्ट साइड पे बड़ी रकम थी तो वो स्वैप हो गए। देखो 10 0 की जगह चला गया और 29 जो है वो 1 की जगह चला गया। अब उसके बाद 29 और 14 को कंपेयर कराएंगे। तो 29 जो है क्योंकि बड़ी रकम है तो वो 14 की जगह चली जाएगी, 14 जो है 29 की जगह आ जाएगा, ये स्वैप हो गया। नेक्स्ट जो है 29 और 37 को कंपेरिजन करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 37 ऑब्वियसली अपनी जगह पर है, वो ठीक है, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड पे है अगर वहाँ बड़ी वैल्यू आ जाए राइट साइड की निस्बत तो स्वैप होता है, अदरवाइज स्वैप नहीं होता। तो 29 और 37 को हमने कंपेयर कराया, इसके अंदर स्वैप की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपनी जगह पर ही रहेंगे। उसके बाद 37 और 14 ऑब्वियसली जो लेफ़्ट साइड पे है वो वैल्यू बड़ी है तो ये स्वैप होगा, तो 14 और 37 आपस में जगह एक्सचेंज कर लेंगे। अब यहाँ तक करने के बाद हुआ क्या कि जो मेरे 37 है वो सॉर्ट हो चुका है। अब देखें इस पूरी अरे में सबसे बड़ा नंबर जो था वो था 37 और वो अपनी जगह पर पहुँच चुका है। सारे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो सारे नंबर 37 से छोटे हैं, तो इसलिए इसको ऑरेंज कर दिया कि अब इसको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे 10 और 14 को, और 10 और 14 को दोबारा कंपेयर करेंगे कि उनमें से छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो अभी आप देखें तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे हमारे पास सही सही जगह पे ये वैल्यू मौजूद है, यानी कि 10 को 14 से पहले ही आना है और वो ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद 14 और 29 को कंपैरिजन कराएंगे, यहाँ पर भी हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम 29 और 14 को कंपेयर कराएंगे, यहाँ पर देखें तो मुझे स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 29 जो है वो 14 से बड़ा है, तो ये स्वैप हो जाएंगे आपस में। नेक्स्ट जो है अब 29 भी मेरे पास सॉर्ट हो चुका है और 37 भी मेरे पास सॉर्ट हो चुका है, तब हमने इसको ऑरेंज कलर से कलर कर दिया। उसके बाद दोबारा ये स्टार्ट होगा, 10 और 14 को कंपैरिजन कराएगा। अच्छा, अब बेशक ये सारे सॉर्ट हो चुके हैं बट प्रोग्राम को ये नहीं पता कि वो सॉर्ट हो चुके हैं या नहीं हो चुके, वो अपनी मुकम्मल आइट्रेशन लेगा, ठीक है। अब दोबारा 10 और 14 को हमने कंपैरिजन करवाया, नो नीड टू स्वैप, नेक्स्ट बढ़ेंगे। 14 को 14 से कंपैरिजन करवाया, नो नीड टू स्वैप, नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 एलिमेंट जो है लास्ट वाले स्वैप हो चुके हैं। अब एक आइट्रेशन रहती है तो ये ऑटोमेटिकली ये सारा स्वैप हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें जो है हमारी क्या नाम है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुके हैं। तो आई होप आपको इस एनिमेशन से बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बाइनरी सर्चिंग। तो एक सर्च हम लोगों ने लीनियर सर्च देखी थी लेक्चर 11 में, जिसके अंदर सिंपल हम लोग सर्च करते थे और कोई वैल्यू देते थे और वो हमें बताता था कि आपकी ये वैल्यू इस इंडेक्स में मौजूद है। बट बाइनरी सर्च उससे थोड़ा मुख्तलिफ काम करती है। बाइनरी सर्च बेसिकली सॉर्टेड एलिमेंट पे काम करती है। यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, ऑलवेज वर्क्स ऑन अ सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड लिस्ट का अभी हमने प्रोग्राम एनिमेशन के साथ समझ लिया, यानी कि जो तरतीब लगी हुई आपके पास लिस्ट होगी, एरे होगी, उसके ऊपर आप जो सर्चिंग का मेथड अप्लाई कर सकते हो वो बाइनरी सर्च है। ये मुख्तलिफ होता है लीनियर सर्च से। क्यों मुख्तलिफ होता है? क्योंकि ये उससे कम वक्त में हमें एलिमेंट सर्च करके देखता है। किस तरह से? ये असल में यूज़ करता है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। और इफ़ द डिज़ायर्ड वैल्यू इज़ इक्वल टू द सेंट्रल इंडेक्स। बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी क्या होती है कि आपकी जो मुकम्मल अरे है उसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक होगी लेफ़्ट सब अरे, एक होगी राइट सब अरे, और एक होगा दरमियान वाला मिड का एलिमेंट। तो अगर मेरा मिड का एलिमेंट जो मैंने फाइंड करना है वो उसके इक्वल है तो वो कह देगा कि आपका एलिमेंट मिल गया है। अगर लेट सपोज के जो मिड वाला एलिमेंट है वो मेरे पास मेरे मेरे जो फाइंड किया गया नंबर है उससे बड़ा है तो वो लेफ़्ट साइड पे ढूंढेगा, अगर वो उससे छोटा है तो वो उसके राइट साइड पे ढूंढेगा। बात आ रही है समझ में? यानी कि शायद मैं मेरे ख्याल में कोई गलत बोल गया हूँ। बहरहाल मैं आपको इसके एनिमेशन में भी समझाता हूँ कि किस तरह से मैं कह रहा हूँ। बेसिकली इसके मिड के लेफ़्ट साइड पे सारी उससे छोटी रकमें होंगी, मिड के राइट साइड पे सारी उसकी बड़ी रकमें होंगी। तो वो मिड के साथ कंपेयर कराएगा। अगर उसकी रकम उसके मिड से छोटे वाले नंबरों में उसके होगी जो हमने सर्च करना चाहते हैं, तो वो मिड से छोटे रकमों में उसको सर्च करेगा, मिड से बड़ी वाली रकमों को उसको सर्च नहीं करेगा। तो हर टेन्योर में हमारी अरे जो है वो हाफ 2 टुकड़ों में डिवाइड होती रहेगी, जिससे ओवरऑल टाइम आपका कम लगेगा। मुझे पता है अभी नहीं समझ आ रही होगी, इसकी एनिमेशन देखते हैं फिर समझ आएगी, बट इसके पॉइंट रीड कर लेते हैं फिर एनिमेशन पर जाते हैं।
इफ़ द टारगेट वैल्यू इज़ लोअर देन द सेंट्रल वैल्यू, अगर जो टारगेट वैल्यू यानी कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू मिड से छोटी है, देन क्या करेगा, लिस्ट राइट साइड इज इग्नोर, तो राइट साइड वाली लिस्ट इग्नोर्ड हो जाएगी, क्योंकि राइट साइड पे सारे बड़े एलिमेंट है, वहाँ पर तो हमें वैसे ही नहीं मिलना वो एलिमेंट, ठीक है। इफ़ द डिज़ायर्ड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द सेंट्रल इंडेक्स, अगर मेरी जो फाइंड करने वाली वैल्यू है वो सेंट्रल वैल्यू से बड़ी है, देन लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज है उनको वो इग्नोर कर देगा और राइट साइड में उसको ढूंढेगा। द प्रोसेस इज देन रिपीटेड ऑन अ शॉर्टेड लिस्ट अंटिल द टारगेट वैल्यू इज फाउंड। ये प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट होता जाएगा जब तक हमारी अपनी वैल्यू ना मिल पाए। एनिमेशन देखते हैं जल्दी से, फिर आपको मुझे लगता है समझ आएगी, ऐसे नहीं आनी समझ। तो ये हमारे पास वो एनिमेशन है बाइनरी सर्च की। नाउ इसके अंदर देखें तो आपको एक एरे दी हुई है, बड़ी सारी अच्छी खासी लंबी एरे है, और इसके अंदर तमाम एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे तमाम एलिमेंट अरेंज हैं, यानी कि सॉर्ट हैं। देखिए 5, 8, 13, 17, 18, 21, बेशक बीच में वैल्यूज मिसिंग, बट वो एक तरतीब में है। मुझे वैल्यू ढूंढनी है इसमें से 24, जो मैंने वैल्यू ढूंढनी है मैंने उसको यहाँ पर की में लिख दिया। अब देखना ये पता करेगा क्या, मुझे ढूंढना 24। सबसे पहले तो ये दोनों मेरे पास जो अरे है उसको डिवाइड कर लेगा। अब देखें यहाँ पर अरे का ये लो एंड है फर्स्ट वाला एलिमेंट, और लास्ट वाला एलिमेंट इसका हाई एंड है, और इसने दोनों अरे के एलिमेंट को स्प्लिट कर दिया और बीच में जो है एक मिड वाला एलिमेंट भी निकाल के दे दिया। अब यहाँ पर इसने, क्योंकि मैंने 24 को ढूंढना था, तो इसने 24 को कंपेयर करवाया मेरे मिड वाले एलिमेंट के साथ, और उसने कहा कि क्या मिड वाला एलिमेंट मेरे पास जो मैं मालूम करना चाहता हूँ, मैं ढूंढना चाहता हूँ एलिमेंट, वो दोनों इक्वल हैं। ऑब्वियसली इक्वल नहीं थे, तो अब ये क्या करेगा, दूसरी नंबर पे ये चेक करेगा क्या ये 24 29 के लेफ्ट साइड पे आएगा या 29 के राइट साइड पे आएगा। तो देखिए 29 से 24 जो है वो 29 से छोटा है या बड़ा है, ऑब्वियसली छोटा है। तो अगर वो छोटा होगा इसका मतलब मेरा जो एलिमेंट है वो इस वाली लेफ्ट साइड पे मुझे मिलेगा। अगर 24 बड़ा होता तो मुझे राइट साइड पे मेरा एलिमेंट मिलता, बट क्योंकि 24 जो है वो 29 से छोटा है तो मुझे मेरा एलिमेंट लेफ्ट साइड पे मिलेगा, इसलिए मुझे राइट साइड को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब जो मेरा हाई यहाँ पर फिर रहा है 92 पर, मैं इसको पिक करके यहाँ 22 पर ले आऊँगा। देखना अगले स्टेप पे देखो, मैंने अपना हाई 22 पर ले आया, क्योंकि मुझे राइट साइड पे मुझे कोई सरोकार नहीं है मेरे एलिमेंट का, मुझे यहीं पर ही मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखें तो उसने दोबारा से कंपैरिजन किया कि हाँ मेरा 24 एलिमेंट इसके मिड के इक्वल है जो कि 17 बन रहा था। देखो यहाँ पर 3 वैल्यू है, यहाँ 3 वैल्यू, बीच में 17 बना जो उसका मिड था। तो उसने देखा कि 24 17 के इक्वल नहीं है। अब ये चेक करेगा क्या 24 जो है 17 से छोटा है या बड़ा है। अगर तो 17 से छोटा होता तो वो लेफ्ट साइड में ढूंढता, अब क्योंकि 24 जो है वो 17 से बड़ा है तो इसका मतलब हमारा एलिमेंट हमें राइट हैंड साइड पे मिलने के चांसेस हैं। अब ऑब्वियसली कुछ बच्चों ने भांप लिया होगा कि एलिमेंट तो हमारे अरे में है ही नहीं, तो उस केस के ऊपर भी आते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इन 3 एलिमेंट में हम अपने अरे को ढूंढेंगे, यानी कि मिड के नेक्स्ट वाले में। तो हम स्टेप आगे करेंगे, तो देखें यहाँ पर ये इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया, तो ओवरऑल अरे को हमने स्प्लिट कर दिया अगेन। तो यहाँ पर फिर से मिड वाले एलिमेंट में उसने ढूंढा कि क्या वो मिड वाला एलिमेंट हमारे दिए गए एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी उसने मैच नहीं किया, तो अब तो नेक्स्ट बची नहीं अरे, मेरी अरे छोटी होती होती ख़त्म ही हो गई। तो नेक्स्ट वो क्या कहेगा कि आपका अरे जो है वो मिला ही नहीं। अब देखो सारा हाई लो और मिड एक ही एलिमेंट पे जो है वो आ चुके हैं, तो हमें जो अरे जो है वो मिली नहीं। तो उसने कह दिया कि नो मैच, सर्च इज फिनिश, आपका एलिमेंट जो है वो हमारी अरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एक केस था, बट इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग अब ऐसा एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो इसमें मौजूद हो। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 23 को लेट्स से मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो अगेन वही कि दोनों अरे को मिड से जो है वो स्प्लिट करेगा और मिड वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। ऑब्वियसली 23 53 से छोटा है तो वो लेफ़्ट साइड पे उसको ढूंढेगा। तो लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, तो यहाँ पर हमें देखें जैसे ही लेफ़्ट साइड पे गए उसने स्प्लिट किया तो उसको 23 जो है वो मिल गया, और उसने कह दिया आपका जो नंबर है वो इंडेक्स नंबर 3 पे आपको मिल जाएगा। तो ये देखें 0 1 2 और ये 3 पे आपको 23 मिल गया है।
तो इस तरह से बाइनरी सर्च वर्क करती है कि ओवरऑल आपकी जो एरे है उसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर देती है, उसके मिड वाले एलिमेंट से उसको कंपेयर करवाती है। अगर मिड वाला एलिमेंट, अगर जो आपने ढूंढना है एलिमेंट फाइंड करना है वो मिड वाले एलिमेंट से छोटा होगा तो लेफ्ट साइड पे ढूंढेगी, अगर वो बड़ा होगा तो राइट साइड पे ढूंढेगी। सिंपल सा फंडा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन एंड अरे। नाउ फंक्शन और अरे क्या होते हैं बेसिकली कि आपने अरेज को, जो अरेज भी पढ़ लिया हमने, फंक्शन भी पढ़ लिया ऑब्वियसली। अब आपको याद हो कि जब हम फंक्शन बना रहे थे तो हमने देखा था कि उसके अंदर कुछ हमें डाटा भी पास करते हैं जिनको हम पैरामीटर या आर्गूमेंट्स कहते हैं मुख्तलिफ केसेस में। तो अगर मैं पैरामीटर और आर्गूमेंट में एक अरे पास करूं तो वो कहलाएगा फंक्शन इन एन अरे इन एन फंक्शन, राइट। तो पहले क्या होता था कि हम लोग वेरिएबल्स का डेटा जो है वो पास करते थे फंक्शन को, बट उसकी जगह अगर मैं अरे पास करा दूं तो वो फंक्शन, उस ऐसे फंक्शन में अरे पास करा दूं तो फंक्शन और अरे का जो है वो इंटीग्रेशन हो जाएगी। बस सिंपल यही चीज़ है। तो यूज़ अरेज इन अ फंक्शन, यानी कि अरे को फंक्शन में यूज़ करना। किस तरह से यूज़ करना? पास अरे एज एन आर्गूमेंट टू द फंक्शन, के अरे जो है उनको फंक्शन, अरे जो है वो फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट आप लोग पास करें। उसके बाद है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे। नाउ मल्टी डायमेंशनल अरे का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि एक हमने अरे पढ़ी थी लीनियर, अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो एक लीनियर अरे थी जो कि जिसको हम वन डायमेंशनल अरे करते हैं। अगर आप इस डाटा टेबल में देखें तो यहाँ पर मैंने पहला लिखा हुआ है वन डायमेंशनल अरे, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कोडिंग के, और ये जो है मेरे पास एक लाइन में शो हो रहा है मुझे, और नीचे उसके इंडेक्स लगे लिखे हुए हैं 0 to 8 तक। तो इसको बोला जाता है लीनियर अरे, जो कि हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं। जो 1D अरे होती है, देखो उसकी मैंने यहाँ एग्जांपल भी देखी हुई है। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग नंबर्स नाम की एक अरे बनाते हैं, उसके डेटा टाइप देते हैं और बीच में उसका साइज़ देते हैं। तो 6 साइज़ की मैंने एक अरे बनाई और इसको बोला जाता है वन डायमेंशनल अरे। बट अगर आपने मल्टी डायमेंशनल अरे बनानी हो, नौ मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं कि अगर आपका डेटा रोज़ और कॉलम की शक्ल में आपको मिलता है तो वो होती है मल्टी डायमेंशनल अरे। नाउ मल्टी डायमेंशनल अरे किस तरह से बनाई जाती है, तो आप उसको, तो यहाँ अगर आप देखें तो रोज़ और कॉलम की शक्ल में आपको एक मैट्रिक्स सा बना हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली ये भी अरे ही है। ऊपर भी देखें तो अरे जो है वो ब्लॉक्स मेमोरी हैं, यहाँ पर भी देखें तो ब्लॉक्स ही हैं। बट ऊपर वाले में नीचे वाले में फ़र्क क्या है कि ऊपर वाली जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड शक्ल में, यानी कि सिंगल रो में एलिमेंट को स्टोर करा रही है, बट जो नीचे वाली है वो रोज़ और कॉलम दोनों की शक्ल में डेटा को स्टोर करा रही है। तो ऐसी अगर आप लोग अरे बनाए तो उसको मल्टी डायमेंशनल अरे बोला जाता है। और इसके अंदर इंडेक्स बेसिकली कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो देखें ऊपर कॉलम 0, कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से भी इंडेक्स लिखते हैं आप लोग, और उसके बाद रो 0, रो 1 और रो 2 भी लिखते हैं। अब जो बीच वाला एलिमेंट होगा, जैसे ये कि ये ए है, फर्स्ट नंबर पे देखें तो ए लिखा हुआ है, इसका इंडेक्स अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या होगा तो आप क्या जवाब देंगे? इसका इंडेक्स जो है वो 0 0 होगा। 0 0 किस तरह? पहले रो का एलिमेंट 0 और उसके बाद कॉलम का एलिमेंट 0। तो जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हों उन दोनों का इंडेक्स आपने चिपका के लिख देना है। दूसरे नंबर पे ए को देखें तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1। ये देखें रो इसकी कौन सी है? 0, एंड कॉलम इसका कौन सा है? 1, तो 0 1। इसी तरह बाकी के इंडेक्स आप लोग मालूम कर लेंगे। लेकिन बात वहीं रहेगी, मल्टी डायमेंशनल क्या होती है? ये तो 2 डायमेंशनल अरे है ना। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा जिसके अंदर डायमेंशंस आ रही हो। अब वो 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, 4 डायमेंशनल भी हो सकती है। इससे आगे अभी तक हम गए नहीं। तो मल्टी डायमेंशनल इन सारों को बोला जाता है। अब जो मैंने दूसरे नंबर पे एग्जांपल लिखी हुई है इंट नंबर और 2 and 3, ये बेसिकली 2 डायमेंशनल अरे की एग्जांपल है। देखें यहाँ साइज़ हम लोग एक सिंगल ब्रैकेट में लिख रहे थे, बट यहाँ साइज़ हम लोग 2 ब्रैकेट्स में लिखनी है। फर्स्ट वन इज़ फॉर रोज एंड सेकेंड वन इज़ फॉर कॉलम्स। थर्ड नंबर पे देखें तो ये 3 डायमेंशनल अरे है जिसके अंदर जो है वो जेड इंडेक्स भी आता है, यानी कि जो हाइट वाली जगह है, जैसे रूबिक्स क्यूब के अंदर एलिमेंट स्टोर होते हैं उस तरह से अगर स्टोर कराने हो तो उसके हमारे पास यहाँ पर देखें फर्स्ट इज़ फॉर रोज, सेकंड इज़ फॉर कॉलम्स एंड थर्ड वन इज़ फॉर हाइट, यानी कि जो बेस या पिच के जो एलिमेंट होंगे उसका कितना साइज़ होगा। तो बस साइज़ का डिफरेंस आप लोग देंगे तो आपकी जो नॉर्मल अरे है वो कन्वर्ट हो जाएगी मल्टी डायमेंशनल अरे में। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बड़ी डिटेल से मैंने समझाया है। पसंद आया तो यार लाइक कर देना, एनिमेशंस के साथ समझाया है, और शेयर भी कर दिया करो लेक्चर्स को, ताकि तमाम जो बच्चे हैं पढ़ने वाले जो चाहते हैं पढ़ें तो उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।